हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ धाकड़ कॉन्सेप्ट। बैंकिंग के अगले सेशन में आपका स्वागत है। तो हमने पिछली बार पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में जाना था, आरटीजीएस के बारे में जाना था, एनईएफटी के बारे में जाना था, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर के बारे में भी जाना था, जिनका हमने ऑफलाइन यूज किया था। तो ये कई सारी चीजें हमने जानी थी। पिछले जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें एक दो फैक्ट्स मेरे रह गए थे, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो ये कि डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर जो है, डीडी एंड पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट और पे ऑर्डर आपका कैश में अगर आप बनाते हैं तो 49,999 तक ही बन सकते हैं। कुछ समझ में आया? 49,999 का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपका बैंक में अकाउंट नहीं है और आप ये सोचते हैं कि मैं कैश लेके जाऊं और डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बना दूं, तो जब आप ऐसे सोचते हैं कि आप कैश लेके बैंक में जाएंगे तो वो डिमांड ड्राफ्ट जिसका खाता नहीं है वो कैश लेके जा रहा है और बोल रहा है कि मुझे डिमांड ड्राफ्ट दे दीजिए, वो केवल और केवल 49,000 तक ही बना पाएगा। अगर उसको 50,000 या 60,000 या 1 लाख का डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो उसके लिए अकाउंट की जरूरत होगी, यानी उसको पहले बैंक में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, वो कैश इधर जमा करेगा और फिर इससे वो डीडी लेगा। समझे कुछ? यानी वो कैश डिपॉजिट कहां कराएगा? कैश डिपॉजिट कराएगा वो अकाउंट में। अब देखिए ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड ड्राफ्ट जब कैश में बनाया जाता है तो पर्सन का आइडेंटिफिकेशन बड़ा मुश्किल होता है। एक व्यक्ति ने फॉर्म भरा, डिमांड ड्राफ्ट बना लिया, अब किसने बनाया ये पता करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए छोटे डिमांड ड्राफ्ट तो चलते हैं। पहले लिमिट 20,000 थी, अब ये लिमिट 49,900 कर दी, यानी यहां तक आप कैश में बना सकते हैं। अगर बड़े डिमांड ड्राफ्ट बनाना है तो मनी लॉन्ड्रिंग ना हो, किसी पैसे का इधर से उधर गलत तरीके से ट्रांजैक्शन ना हो, उसके लिए बोला है कि 50,000 या उससे ऊपर के ट्रांजैक्शन जितने भी डिमांड ड्राफ्ट में होंगे वो वाया अकाउंट होंगे, यानी पहले आप अपना कैश इसमें जमा करवाएंगे और फिर ही उससे डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। तो इससे करने से क्या होगा कि हम कभी भी ट्रेस कर पाएंगे कि किस अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाया गया था। तो एक फैक्ट तो आपका ये था। दूसरा फैक्ट ये था कि एनईएफटी, चलिए मैं आपको क्वेश्चन भी पूछ लेता हूं, जितने भी लोग पहले पढ़ चुके हैं या जो लोग क्लास नहीं कर रहे हैं आप उनसे भी पूछिएगा। आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन टाइप है कि एनईएफटी मैंने पूछा था, वैसे तो मैं बता सकता हूं लेकिन आप बताइएगा मुझे, एनईएफटी जो है क्या अकाउंट नहीं है तो एनईएफटी हो सकता है क्या? तो एनईएफटी हो सकता है क्या, और अगर हां तो कितने रुपए तक? ये दोनों के सवाल आप मुझे जवाब दीजिएगा कि एनईएफटी हो सकता है क्या बिना अकाउंट के। यदि आपका जवाब हां है तो मुझे बताइएगा कि कितने रुपए तक। दोनों चीजें आपको बतानी है, और अगर आपका जवाब ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये फैक्ट मैं आपको बताना रह गया था। दूसरा मैंने बताया था कि एनईएफटी के जो चार्जेस हैं, एनईएफटी के जो चार्जेस हैं वो सेविंग में तो नहीं है। कोई भी सेविंग अकाउंट से एनईएफटी कराएगा तो चार्जेस नील रहेंगे, लेकिन अदर अकाउंट से चार्जेस क्या है कि अगर आप 10,000 रुपए का एनईएफटी करते हैं, 10,000 रुपए का एनईएफटी करते तो 2.5 रुपए चार्जेस ले सकता है। 10,000 से 1 लाख तक का कोई ट्रांजेक्शन करता है, 1 लाख, 10,000 से 1 लाख, तो उसके लिए फिर आपको 5 रुपए देने पड़ेंगे। 1 लाख से 2 लाख का कोई ट्रांजेक्शन करता है तो फिर आपको 10 रुपए, 15 रुपए देने पड़ेंगे। और 2 लाख से अबो, 2 लाख एंड अबो का कोई ट्रांजेक्शन करता है तो फिर आपको 25 रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सारे जो हैं आपके एनईएफटी के चार्जेस हैं अलग अलग। ये वैसे एग्जाम में नहीं आते, बस मैंने आपको बताया है कि इस तरीके से चार्जेस लगते हैं। तो ये 3 चीजें मेरे को बताना रह गई थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का पढ़ते हैं। अब आज हम क्या बात करेंगे? आज हम अदर दूसरे मोड ऑफ पेमेंट्स की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आईएमपीएस की बात करेंगे। तो आईएमपीएस क्या है? इंटर बैंक मोबाइल पेमेंट सिस्टम, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब ये क्या है, कैसे उपयोग होता है, इसमें क्या चीजें हैं वो हम बात करेंगे। देखिए सबसे पहले तो ये कि एनईएफटी और आरटीजीएस पहले 24/7 नहीं होते थे, अभी एनईएफटी होता है जैसे 24/7। दूसरा, आरबीआई की जब छुट्टी होती थी तो चूंकि मीडिएटर एनईएफटी और आरटीजीएस में आरबीआई है, तो जब भी आरबीआई की छुट्टी रहेगी तो एनईएफटी आरटीजीएस नहीं हो सकते थे। तीसरी चीज कि आप उसको अपने मोबाइल से नहीं कर पा रहे थे,
तो इन चीजों का समाधान निकालने के लिए IMPS का शुरुआत की गई। ये सबसे पहले 2010 में आया और इसका फीचर ये था कि ये 24/7 चलता था। हालांकि अब तो इतना यूज नहीं है, तो ये 24/7 चलता था। इसमें क्या होता था, कैसे पैसा आप भेज सकते थे? पैसा आप भेज सकते थे किसी भी तरीके से, 3-4 तरीके हैं उसमें, उससे आप पैसा भेज सकते थे। इमीडिएट पेमेंट ट्रांसफर होता था एकदम। अब तो इसका इतना यूज नहीं है क्योंकि NEFT के थ्रू होता है, लेकिन ये जो है अभी इसकी प्रासंगिकता यह है कि इसमें पेमेंट का ट्रांसफर NEFT से बहुत जल्दी हो जाता है। हालांकि NEFT भी 24/7 है, लेकिन इसमें NEFT का जो ट्रांजैक्शन है, NEFT का जो ट्रांजैक्शन टाइम है उससे बहुत कम लगता है, क्योंकि ये जो सर्वर यूज करता है वो सर्वर यूज करता है आपके ATM का। ATM का कैसे सर्वर यूज करता है? जैसे देखिए, आप कहीं किसी बैंक में पैसा लेने के लिए जाते हैं, आपका खाता SBI में है, लेकिन आप PNB के ATM में घुस गए और वहां से पैसा निकाल रहे हैं, तो कभी ऐसा होता है क्या कि आपको पैसा आने में देरी हो? वो PNB आपके बैंक से कंफर्मेशन लेके तुरंत आपको पैसा दे देता है। वही सेम नेटवर्क जो है IMPS में यूज होता है। दूसरी चीज क्या है, यहां पे आप इसका चाहें तो आप एप्लीकेशन के थ्रू भेज सकते हैं पैसा, आप चाहें तो आप SMS के थ्रू भेज सकते हैं, आप चाहें तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू भेज सकते हैं, या आप चाहें तो आप USSD के थ्रू भी भेज सकते हैं। ये 4 ऑप्शन है इसमें। ऐप के थ्रू, तो ऐप तो किसी पर्टिकुलर बैंक की ऐप होगी, जिस बैंक का आपका अकाउंट है उस बैंक की ऐप निकालिए और IMPS करिए, कोई दिक्कत नहीं है। SMS के थ्रू क्या है, SMS के थ्रू एक आपको फिक्स सिंटेक्स टाइप करना पड़ेगा। वो फिक्स सिंटेक्स कैसे होगा, जैसे आप KBC का रिप्लाई करते हैं तो 557755 पे डाल के B ऑप्शन डाल के अपना ऐसा कुछ करते हैं, वो फिक्स सिंटेक्स रहता है, एक फिक्स रहता है। वैसे ही अगर आपको IMPS करना है तो हर व्यक्ति को जिसको आपको IMPS करना है, या आपका भी एक कोड इशू होता था पहले, जिसको हम बोलते थे MMID कोड, और एक पिन होता था जिसको बोलते थे M पिन। MMID कोड का मतलब होता है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, और M पिन का तो मतलब है कि आपका एक पासवर्ड है। तो आप जैसे किसी को भी पैसा भेजना चाहते हैं तो आप क्या करिए, अमाउंट लिखिए, उस व्यक्ति का MMID कोड लिखिए और अपना पिन लिखिए और सीधा भेज दीजिए। अगर सारी चीजें सही रही तो बस SMS से पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है वो इससे पैसा ट्रांसफर कर सकता है। तो ऐप के थ्रू हो सकता है, SMS के थ्रू हो सकता है, और नेट बैंकिंग के थ्रू हो सकता है। नेट बैंकिंग का मतलब तो लैपटॉप वगैरह के थ्रू कर लीजिए। एक USSD मैंने बताया, तो USSD क्या है? USSD का पहले तो फुल फॉर्म आपके एग्जाम में आ सकता है, ये आता रहता है तो आप ध्यान रखिएगा। USSD का फुल फॉर्म है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ये क्या सर्विस, ये क्या सुविधा है, ये क्या सर्विस है? जैसे देखिए, SMS के थ्रू IMPS करने में तो बहुत आसान है कि आप एक पूरा सिंटेक्स लिखिए और आप टाइप करके भेज दीजिए। लेकिन उसमें क्या प्रॉब्लम है कि आपको याद रखना पड़ता है कि इस मोबाइल नंबर पे या इस नंबर पे भेजना है, उसका सामने वाले का MMID टाइप करने में भी दिक्कत हो सकती है। तो ये USSD की फैसिलिटी कैसे काम करती है, जैसे मान लीजिए आपने एक कोड दबाया, ये आपको एक कोड बोल देते थे पहले। जैसे मान लीजिए आप बैलेंस देखने के लिए क्या करते हैं, *121# या 123#। अब आपने ये दबाया तो जब आपका SMS वहां जाएगा तो वहां से ऑटोमेटिक रिप्लाई आएगा। क्या रिप्लाई आएगा कि आप बैलेंस देखना चाहते हैं, पैसा भेजना चाहते हैं, अकाउंट का पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, वो 5-7 ऑप्शन आएंगे। आपने दबाया पैसा भेजना चाहते हो तो नंबर एक आपने ऑप्शन दबाया पैसा भेजना चाहते हो तो फिर रिप्लाई आएगा। यानी जैसे आप अपना क्वेश्चन डालेंगे उधर से रिप्लाई आएगा। ये ऑटोमेटिक होता रहता है। इसी को हम बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। जैसे आप अपने अभी आरोग्य सेतु ऐप अगर डाउनलोड की होगी तो उसमें भी ऐसे ही आप कुछ लिख के भेजेंगे, वहां से रिप्लाई आएगा, फिर आपको वो क्वेश्चन पूछेगा। तो ऐसा लगता है कि आप ह्यूमन इंटरफेस से डील कर रहे हैं या वहां से बात कर रहे हैं। ऐसा ही इसमें होता है, ये अभी भी चलता है। इसके थ्रू भी आप IMPS कर सकते हैं। तो आप जो है इसमें अमाउंट वगैरह डाल के बहुत वो आपको एक एक करके पूछता जाएगा, आप एक एक करके इन्फॉर्मेशन डालते जाइए। तो आपको एक सिंटेक्स, स्पेसिफिक सिंटेक्स टाइप करने की जरूरत नहीं है। जैसे सिंटेक्स में कहीं पर स्पेस नहीं है, आपने स्पेस दे दिया तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसमें आपकी चीजें नहीं है। अब आप देखिए IMPS जो है वो इतनी सारी तरीके से हो सकता था, मैंने आपको चारों तरीके बताए। फिर इसमें एक चीज और क्या है IMPS में, कि IMPS में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप 2 लाख तक का ही भेज सकते हैं, 2 लाख तक। तो छोटा पेमेंट भेज सकते हैं। तो फिर आपका वही है कि बड़ा पेमेंट भेजना है तो आपको RTGS और NEFT पर ही जाना पड़ेगा। ये IMPS आप जो है फोन टू फोन भेज सकते हैं, फोन टू अकाउंट भेज सकते हैं, फोन टू मर्चेंट भेज सकते हैं। यानी किसी मर्चेंट को भेजना है, आप किसी दुकान पे गए, मर्चेंट का वहां पर कोड है,
उसके थ्रू भेज सकते हैं, फोन टू अकाउंट भेज सकते हैं, फोन टू फोन भेज सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसके थ्रू कर सकते हैं। तो P2P, P2A, P2M कभी भी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, फोन टू फोन, फोन टू अकाउंट, फोन टू मोबाइल, ये मर्चेंट, ये आप इस तरीके के ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो अलग अलग में अलग अलग इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। जैसे फोन टू फोन करेंगे तो आपको MMID कोड और MPIN की जरूरत पड़ेगी। तो ये IMPS का सिस्टम है। अब हमें देखना है कि IMPS का जो सिस्टम है उसके बाद में एक नया सिस्टम आया, वो नया सिस्टम और इस पुराने सिस्टम में क्या फर्क है। तो जो नया सिस्टम आया उसको हम बोलते हैं यूपीआई। यूपीआई, अब यूपीआई क्या है? यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इंटरफेस ये क्या है चीज, देखिए अभी आप IMPS के थ्रू जब पैसा भेजते थे तो आपको क्या चाहिए होता था, या तो आप एप्लीकेशन से भेजिए, तो आपका खाता जिस बैंक में है उस बैंक की आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, नंबर 1। अगर आप SMS के थ्रू भेजना चाहते हैं तो SMS के थ्रू भेजने में आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए। तीसरा, आप USSD के थ्रू भेज सकते हैं, ये एक ऑप्शन है आपके पास में, लेकिन उस USSD में भी आप कहां पर, जैसे *121 हैश दबाएंगे, किसी और बैंक के लिए *125 हैश दबाएंगे, किसी तीसरे के लिए *123 हैश दबाएंगे, तो सबका अलग अलग रहता था। और चौथा तो नेट बैंकिंग है, तो नेट बैंकिंग के थ्रू तो भेज सकते थे। लेकिन जब यूपीआई आया तो इसने क्या कर दिया, यूनिफाइड कर दिया, एकीकृत। एकीकृत का मतलब है कि अब यह फर्क नहीं पड़ता है कि आप किस बैंक के क्लाइंट हैं, आप किसी भी बैंक के क्लाइंट हो, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है और वो यूपीआई ऐप जो है वो किसी भी बैंक की हो सकती है। आपका खाता चाहे एसबीआई में हो, चाहे आपका पीएनबी में हो, तो भी आप इलाहाबाद बैंक की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आईएमपीएस के जो रेस्ट्रिक्शंस थे ये हट गए। यहाँ पर उस पर्टिकुलर बैंक की ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ी, प्लस उसका सिंटेक्स ये नहीं याद रखना पड़ा। अब आप ऐप डाउनलोड करके क्या करेंगे, उस डाउनलोडेड ऐप में चाहे वो किसी भी बैंक की हो, अपने मल्टीपल अकाउंट जोड़ सकते हैं, कितने भी अकाउंट जोड़िए। अब आपको जिस अकाउंट से पेमेंट करना है वो सिलेक्ट करिए और उससे पेमेंट कर दिए सीधा। तो यूपीआई ने एक बड़ा रिवॉल्यूशन लेके आया है ये, और ये भी 24/7 है। ये भी आपका 24/7 है, कभी भी पैसा भेजिए। बस इसमें ये है कि इसकी लिमिट जो है वो पहले 1 लाख थी, अभी इसकी लिमिट भी 2 लाख कर दी है। ठीक है, ये अभी अप्रैल में की है तो ये अपडेटेड है, 2 लाख लिमिट इसकी कर दी है। तो आईएमपीएस की भी 1 लाख, आईएमपीएस की भी 2 लाख हो गई, यूपीआई की भी 2 लाख हो गई। लेकिन इसमें ऑप्शन क्या हुआ कि आपका मल्टी अकाउंट आप जोड़ सकते हैं, बहुत सारे अकाउंट जोड़ सकते हैं। कोई सिंटेक्स याद रखने की जरूरत नहीं है, कोई आपको एसएमएस का कोड याद रखने की जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग बैंक की एप्लीकेशन, अलग अलग अकाउंट, मान लीजिए किसी का अकाउंट 5 बैंकों में है तो 5 बैंकों की आईएमपीएस एप्लीकेशन तो डाउनलोड नहीं करेगा, इसमें आपका एक ही से काम हो जाएगा। तो यूपीआई के बेस पर ही आजकल सारा सिस्टम चल रहा है। अब आप जितने दूसरे प्लेटफॉर्म देखते हैं, जैसे आप भीम देखते हैं, तो भीम भी क्या है, यूपीआई बेस्ड ही है। भीम भी यूपीआई बेस्ड है, बस ये एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डेवलप की है और इसमें थोड़े ऑप्शन कम है, अदरवाइज ये बेस्ड भी यूपी है। अगर आप गूगल पे देखें तो गूगल पे भी क्या है, गूगल पे भी तो आपकी एक एप्लीकेशन है जिसमें कोई भी बैंक अकाउंट होल्डर यहां जाके अपना काम कर सकता है। फोन पे क्या है, फोन पे भी जो है वो भी आपका यही है। पेटीएम क्या है, पेटीएम भी आपका यही है। जब तक वो वॉलेट सर्विस देता है तब तक तो ठीक है, लेकिन अब तो उसने सीधा अकाउंट से पेमेंट डेबिट करने की सुविधा दे दी है। तो ये सारे क्या है, ये यूपीआई सिस्टम ही है, जो आप कोई भी ऐप डाउनलोड करिए, अपना अकाउंट जोड़िए और पेमेंट करना शुरू कर दीजिए। अब इसमें जो मैंने भीम का नाम लिया है, तो भीम का कभी फुल फॉर्म आ जाए तो आप ध्यान रखिएगा, और भीम का एक रेस्ट्रिक्शन भी बता देता हूं। भीम क्या है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये इसका फुल फॉर्म है। और भीम में क्या है, इसमें थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। एक तो ये कि इजी यूआई है इसका, इजी यूआई यानी यूजर इंटरफेस जो इजी है बहुत, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इसको आसानी से समझ सकते हैं, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है, नंबर 1। दूसरा, आप एक ही अकाउंट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, आप एक ही अकाउंट इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, इससे जो ट्रांजैक्शन की लिमिट है वो 40,000 रुपए है, यानी ये समझिए कि छोटे लोगों के लिए इजी है, जहां पे वो कम पैसा भेजना चाहते हैं, अपना यूपीआई में बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं वो नहीं चाहते हैं, इजी इंटरफेस चाहते हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है तो आप आराम से डाउनलोड करके इसके थ्रू भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये सब जो काम करते हैं यूपीआई, गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सारा ही यूपीआई के प्लेटफॉर्म पर ही काम करते हैं। यूपीआई का मतलब यूनिफाइड इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एक यूपीआई में और एक और टर्म में आपको बताता हूं। यूपीआई में तो आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, आप पेमेंट अकाउंट में करें तो आईएफएससी कोड और अकाउंट के माध्यम से कर सकते हैं। यूपीआई में आप चाहे तो फोन नंबर के बेसिस पर भी कर सकते हैं, फोन या मोबाइल नंबर के बेसिस पर भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक वीपीए बना लीजिए। तो ये वीपीए ही आपको मैं बताने चाह रहा था, इसका फुल फॉर्म आपको कभी पूछा जाता है, इसको हम बोलते हैं वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। वर्चुअल पेमेंट एड्रेस,
वर्चुअल पेमेंट एड्रेस क्या है, जैसे आपका ईमेल आईडी है वैसे ही आपका वीपीए बन जाता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन जाता है। जैसे आप चाहें तो मेरे को ट्राई करके भी देख लेना, इस पे पैसा आता है कि नहीं आता है मैं आपको बता दूंगा। ये मेरा है, मान लीजिए ये मैंने बनाया मेरा वर्चुअल। अब मुझे अकाउंट नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं किसी को भी ये जो है कर सकता हूं और उसका क्या है, उसके थ्रू मुझे पैसा आ सकता है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे पॉसिबल है। अब यहाँ पर क्या चीजें हैं, एक और चीज जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आपको किसी भी अकाउंट नंबर को प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। नंबर एक तो ये कि किसी को भी ये बताने की जरूरत ही नहीं कि आपका खाता किस बैंक में है, क्या अकाउंट नंबर। दूसरी चीज, ये वीपीए जो है, मान लीजिए मेरा अकाउंट किसी और बैंक में है लेकिन मैंने एसबीआई को चुना, तो मैं एसबीआई की एप्लीकेशन डाउनलोड करके वीपीए बना सकता हूं। ऐसा जरूरी नहीं, जैसे मेरा अकाउंट कॉर्पोरेशन बैंक में है मान लेते हैं, तो मेरा अकाउंट तो कॉर्पोरेशन में, एसबीआई से मेरा कोई नाता नहीं है, लेकिन मैंने एसबीआई की यूपीआई ऐप डाउनलोड की और एसबीआई में वीपीए बना दिया। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो वीपीए के थ्रू, मोबाइल नंबर के थ्रू, अकाउंट नंबर के थ्रू, किसी के भी थ्रू जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई, यूपीआई बताया और इसी में मैंने आपको भीम भी बता दिया। तो इसके थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है जहां पे आप बिना इंटरनेट के पैसा भेज सकते हैं, और वो जो बिना इंटरनेट के पैसा है वो सुविधा है *99#। अब ये *99# क्या है, आप जो है किसी भी बैंक के क्लाइंट हो, आप *99# दबाइए, अब आपको वहां से रिप्लाई आएगा। वो रिप्लाई आएगा तो आपसे बैंक का पूछेगा कि 4 अक्षर बैंक के डालिए, फिर आपको पूछेगा क्या सर्विस आप करना चाहते हैं, फिर आप जब बोलेंगे मुझे पेमेंट ट्रांसफर करना है तो वही सारी चीजें पूछने लग जाएगा। यानी ये *99# की बिना इंटरनेट एसएमएस की सुविधा जो है ये भी किस पर काम कर रही है, वो मैंने आपको बताया यूएसएसडी पर ही काम कर रही है, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, जो अभी मैंने आपको बताया था। और ये जो है एक फैसिलिटी है, इस यूएसएसडी के प्लेटफॉर्म पर *99# काम करता है। यानी आप किसी भी बैंक के क्लाइंट हो, आप *99# दबाइए और अपना सारा सिस्टम कर सकते हैं। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर करिएगा, प्रैक्टिकल करेंगे तो पता लग जाएगा। और ये जो यूएसएसडी है ये इसके तहत काम करता है, NUUP। NUUP क्या है, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म, नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। तो ये जो है ये इस प्लेटफॉर्म पर काम करता है। यानी कि यूएनएनएपी इस प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है वो यूएसएसडी है, और उस पे कौन सा काम करता है, *99#। तो मैं सिर्फ आपके इसके नाम इसलिए बता रहा हूं कि एग्जामिनेशन क्या पूछता है बैंक में कि इस पी का फॉर्म बताइए, इस एन का क्या है, इस यू का क्या है, ऐसे पूछता है। तो आपको सिर्फ अगर नाम भी याद होगा तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे जो पढ़ रहे हैं उस आगे पढ़ने में हमारे पास में क्या ऑप्शन है, 2-3 चीजें के बारे में भी जानना चाहिए। एईपीएस क्या है, एक पीओएस क्या है, एक एमडीआर क्या है, ये इनके बारे में जानते हैं। वैसे तो बीबीपीएस भी आपको जानना चाहिए या एनपीसीआई आपको जानना चाहिए, इनके बारे में हम जानते हैं। तो इससे क्या होगा, हमारा जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पूरा है वो आपका एक बार कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं एईपीएस के बारे में। लेकिन उससे भी पहले जो भी मैंने आपको *99# बताया था, तो *99# मैंने बताया था किस प्लेटफॉर्म पे काम करता है, यूएसएसडी के। इसमें मैक्सिमम जो है आप 5000 का ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए अलग अलग के लिए अलग अलग लिमिट बताई है मैंने। आईएमपीएस के लिए मैंने क्या लिमिट बताई है, 2 लाख। यूपीआई के लिए क्या लिमिट बताई है, 2 लाख। भीम के लिए क्या लिमिट बताई है, 40,000। आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए क्या लिमिट बताई है, आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए मैक्सिमम तो 9 लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है। और ये यहाँ पर सारी मैक्सिमम लिमिट ही लिखी हुई है आपके यहाँ पे, तो कोई लिमिट नहीं है इस तरीके से। और अगर आप *99# सर्विस की बात करें तो *99# सर्विस में क्या लिमिट है, 5000। तो ये कभी आपका क्वेश्चन बन सकता है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले एईपीएस के बारे में कि एईपीएस क्या है, ये कैसे काम करता है। तो सबसे पहले देखिएगा, एईपीएस का फुल फॉर्म है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो जो आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है ये कैसे काम करता है, तो ये आधार कार्ड के बेसिस पर काम करता है। आधार कार्ड के बेसिस पर कैसे काम करेगा, आपने सुना होगा कि जो हमारे बैंक्स करेस्पोंडेंट होते हैं उनको बीएस बोलते हैं, करेस्पोंडेंस। इनको बीसीज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बीसीज। ये बीसीज क्या करते हैं, ये बीसीज जाते हैं गांव में, और गांव में जाते हैं तो वहां पे क्या है, अपने साथ में एक मशीन लेके जाते हैं। उस मशीन को हम माइक्रो एटीएम बोलते हैं।
तो आपने कभी अगर राजस्थान रोडवेज की बस से इसमें सफर किया होगा तो वहां पे कंडक्टर के पास में एक छोटी सी मशीन होती है जिससे वो आपका टिकट काटता है, वैसे ही ये माइक्रो एटीएम होते हैं। इसमें एक आपका जो बायोमेट्रिक पहचान का लगा रहता है, जैसे आप सिम खरीदने जाएंगे तो अंगूठा लगा के आपका वेरिफिकेशन होता है, वैसे ही ये माइक्रो एटीएम में सिस्टम होता है, इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस होता है। ये बीसीस जो है बैंक के रिप्रेजेंटेटिव है, बैंक के रिप्रेजेंटेटिव ये मशीन लेके गांव में जाएंगे और वहां पे कोई भी व्यक्ति जिसको पैसा निकालना है तो अपना आधार कार्ड लेके आएगा, अपना आधार कार्ड नंबर डालेगा, अपना अंगूठा डालेगा और वेरीफाई हो जाएगा, तो वो जितना बोलेगा उतना पैसा वहां पर निकाल दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा, दूर दराज के क्षेत्रों में भी बैंकिंग की सर्विसेज मिल पाएंगी और फाइनेंशियल इंक्लूजन का काम भी पूरा हो पाएगा। तो ये भी एक टाइप ऑफ पेमेंट है जिसमें खुद बैंक आपके घर आता है या आपके गांव आता है और वहां पे आपको पैसा विड्रॉ करने की फैसिलिटी देता है। तो ये आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। फिर मैंने आपको बताया कि पीओएस क्या है। तो पीओएस क्या है, पीओएस तो है पॉइंट ऑफ सेल। तो पॉइंट ऑफ सेल जो है आप ध्यान रखिएगा, भूल नहीं जाइएगा, मैं कई सारी चीजें बता दी है और ये सारा जो है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में ही चल रहा है, शुरू से हम चल रहे हैं। कैश, चेक, डीडी, पे ऑर्डर, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम, यूपीआई, जितने आईएमपीएस जो भी मैंने बताया सब इसी में। पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल आपने कहीं पर भी खरीदारी अगर करने गए होंगे तो आपका कार्ड स्वाइप करता है, वहां पे एक मशीन लगी रहती है, वो मशीन ही पीओएस है, पॉइंट ऑफ सेल है। और वहां पे जो मशीन लगी रहती है उसमें अपना आप कार्ड स्वाइप करते हैं, अपना पिन कोड डालते हैं और सीधा ही जो है पिन कोड का मतलब पिन डालते हैं और सीधा आपके अकाउंट से पैसा खत्म हो जाता है। 2 पर्ची निकलती है, एक वो अपने पास रख लेता है साइन करके आपका और एक जो है आपको दे देता है। तो ये जो है पीओएस है। ये पीओएस पे 2 काम हो सकते हैं। एक तो आरबीआई ने बोला है कि कैश विड्रॉल भी हो सकता है, यहाँ पे कैश विड्रॉल, यानी आप जो है अब इसके थ्रू कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी है। ये 1000 की है, अभी बोला था कि इसको 2000 करना है, तो एक तो ये फैसिलिटी है यहाँ पर कैश विड्रॉल की। दूसरा, यहाँ के थ्रू क्या कर सकते हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप यहाँ के थ्रू पेमेंट करते हैं ऑनलाइन शॉपिंग का या कुछ का भी, या वहां पर जाकर आप पेमेंट करते हैं, तो उस पेमेंट में अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा था, वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये पेमेंट करने पे यहाँ पर आपके चार्जेस लगते थे जिनको हम बोलते थे मर्चेंट डिस्काउंट रेट। इस चार्जेस को हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी आप समझिए, पॉइंट ऑफ सेल पे जाकर हम कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी कर सकते हैं और पॉइंट ऑफ सेल पर जाकर हम क्या कर सकते हैं, पेमेंट का काम भी कर सकते हैं। जब हम पेमेंट करते हैं एमडी इसके थ्रू पीओएस पे, तो हमारे को थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, 1-2% एक्स्ट्रा देना पड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मर्चेंट डिस्काउंट रेट। अब इस मर्चेंट डिस्काउंट से रिलेटेड अभी क्या अपडेशन हुआ है वो मैं आपको बता दूं। पीओएस से रिलेटेड जो है सारी चीजें हमने देखी है, इसमें अगर कुछ भी आपको दिक्कत है तो आप पूछिएगा। पहले पीओएस में मैंने आपको बताया 2 काम हो सकते हैं, एक तो हो सकता है कि कैश विड्रॉल हो जाए और एक हो सकता है कि आपका ऑनलाइन पेमेंट हो जाए। ठीक है दोस्तों। और एमडीआर से रिलेटेड जो आपका डाउट है वो क्या है, एमडीआर का मैंने बताया कि यहां पे जो चार्जेस लगना था वो चार्जेस था 0.4%। अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है 2000 रुपए का है तो, और अगर आपका ट्रांजेक्शन जो है 2000 रुपए से प्लस है तो 0.6% चार्ज लगता है। लेकिन ये चार्ज किसी भी केस में 150 रुपए से ज्यादा न हो, ये चार्जेस का सिस्टम था। लेकिन अभी क्या किया है, अभी ये किया है कि ये 150 रुपए और ये सारा भी खत्म कर दिया है और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए बोला है कि जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड आप देखेंगे अपने कार्ड पर रुपए लिखा रहता है, तो रुपए नाम के डेबिट कार्ड से या यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई भी चार्ज आपको नहीं देना है। यानी डेबिट कार्ड पे लगने वाला एमडीआर अगर वो रुपए कार्ड है तो उस पर भी आपको अब कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें भी अपडेशन में डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं बीबीपीएस की। बीबीपीएस से पहले एक और मैं पॉइंट बता देता हूं आपको, एनएफएस। एनएफएस क्या है, ये एक नेटवर्क है जिसको हम बोलते हैं नेशनल फाइनेंशियल स्विच। आप नोट्स बनाते रहिएगा, बहुत सारी चीजें कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। नेशनल फाइनेंशियल स्विच क्या है, ये एनपीसीआई के द्वारा विस्तृत एक जो है नेटवर्क है। इस नेटवर्क के थ्रू क्या ऑपरेट होते हैं, इस नेटवर्क के थ्रू एटीएम ऑपरेट होते हैं। नहीं तो आप देखिए आपका अकाउंट पीएनबी में है और आप जो है एसबीआई के एटीएम से भी पैसा निकाल लेते हैं, तो एसबीआई को कैसे पता है कि आपके खाते में पैसा है कि नहीं।
आपका अकाउंट तो किसके पास है, पीएनबी के पास है, और पीएनबी से आप चले गए एसबीआई में और एसबीआई के एटीएम से निकाल लिया पैसा। एसबीआई को तो पता नहीं ना, वो कई बार ऐसे भी बोलता है हेलो वेलकम, उसको कैसे पता आपका नाम क्या है, क्योंकि आपका कार्ड तो पीएनबी ने इश्यू किया, आपका जो भी डेटा होगा वो किसके पास होगा, पीएनबी के पास होगा। लेकिन इसी नेटवर्क के माध्यम से सारे बैंक जो है एनएफएस से जुड़े हुए हैं, इसीलिए आप 24/7 किसी भी एटीएम से कैसे भी पैसा निकाल सकते हैं। तो आपको समझ में आया, ये एनएफएस क्या है, कनेक्टिविटी ऑफ ऑल एटीएम थ्रू अ सिंगल नेटवर्क, दैट इज कॉल्ड नेशनल फाइनेंशियल स्विच। ठीक है, चलिए एक चीज और हम जो बात कर रहे थे, एक बीबीपीएस है, बीबीपीएस। तो बीबीपीएस क्या है, भारत बिल पेमेंट, भारत बिल पेमेंट। इसमें क्या है, इसमें आपको अपने जो बिल पेमेंट की फैसिलिटी है वो मिलती है एनी टाइम एनीवेयर, एनी टाइम एनीवेयर, कहीं से भी किसी भी समय अपना बिल पेमेंट कर दीजिए, चाहे वो फोन का बिल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का हो, चाहे वो वाटर बिल हो, कैसे भी बिल पेमेंट कर लीजिए। तो ये प्लेटफॉर्म क्या करता है, ये प्लेटफॉर्म ये काम करता है कि जितने भी, जैसे ई कॉमर्स वाला पेमेंट करना है आपको, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, फिर आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, या फिर आपका जो बैंक है, तो ये अगर आप ई कॉमर्स पे पेमेंट कर रहे हैं तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ये और ये बैंक, इन सबको एक साथ ले आता है बीबीपीएस, ये ट्रायंगल बना देता है। यानी आपका बैंक वो वेबसाइट जहां पे आप पेमेंट कर रहे हैं और बीच में जो पेमेंट गेटवे है, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप ये काम कर रहे हैं, इन तीनों का एक ट्रायंगल बना के एक साथ लाता है। तो आप कहीं पर भी एनी टाइम एनीवेयर अपना बिल पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप गूगल पे के थ्रू बिल पेमेंट कर सकते हैं, वैसे ही आप बीबीपीएस के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भारत में जो एक संस्था है एनपीसीआई, उसने ये विकसित किया है, एनपीसीआई, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो हमने देखा क्या, एईपीएस, पीओएस, एनएफएस और आपका बीबीपीएस। और एनपीसीआई के बारे में क्या है, छोटे छोटे टॉपिक हैं आपके, इसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है, ये 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। ये जो है वो रिटेल पेमेंट के लिए एक संस्था है, रिटेल पेमेंट के लिए एक संस्था है। जितने भी आपने यूपीआई या भीम या आपने दूसरे जो एनएफएस है या आपका ईसीएस है, जितने भी ये सर्विसेज आप देखते हैं, ये सारी उपज किसकी है, एनपीसीआई की है। यानी ये सारे सिस्टम जो है एनपीसीआई ने बनाए हैं। इसकी स्थापना 2008 में हुई थी और इसके जो अभी एमडी और सीईओ हैं दिलीप असबे उनका नाम है, हेडक्वार्टर है दिल्ली में, हेडक्वार्टर है दिल्ली में। तो इससे रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन आ सकती है। यानी ये संस्था ही ये सारे काम करती है कि आपका एनएफएस स्विच बनाइए, नेशनल फाइनेंशियल स्विच, एटीएम कनेक्टिविटी करिए, भीम, यूपीआई, आईएमपीएस भी इसका ही प्रोडक्ट है, ईसीएस भी इसका ही प्रोडक्ट है। यानी एक ये अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर ऑल टाइप्स ऑफ रिटेल पेमेंट, सारे तरह के रिटेल पेमेंट के लिए एक शीर्ष संस्था है। इट इज एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ऑल टाइप्स ऑफ रिटेल पेमेंट। तो एनपीसीआई के बारे में मैंने आपको बताया। तो ये यहाँ पर मैंने कई सारी चीजें आपको बताई है। अगर फिर भी पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम से रिलेटेड कोई भी आपका टॉपिक छूट गया हो तो आप जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसको भी कवर कर लूंगा। यहाँ पर 3 क्लासेस में हमने सिर्फ और सिर्फ रिटेल पेमेंट, आपका जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है वो पढ़ा है शुरू से लगाकर एंड तक। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।